बच्चों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, फाइनली आज फिर से हम आपके सामने आपके भूगोल सब्जेक्ट के क्लास में उसी अंदाज में प्रेजेंट हैं जैसे हम हर एक दिन प्रेजेंट होते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, आज ना हम क्लास को शुरू करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से हर एक चीज को, हर एक कंटेंट को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? आइए प्यारे बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में याद है कि क्या क्या पढ़े थे? कितने बच्चों को याद है? अगर याद है तो पहले आप लोग कमेंट करके ही बताइए कि पिछली क्लास में आप लोग क्या क्या पढ़े थे। जल्दी से बताओ बाबू, पिछली क्लास में आप लोग क्या क्या पढ़े थे? एक बार जल्दी से आप लोग ना कमेंट में बता दीजिए। हाँ भाई, एकदम सही बात है। बच्चे कह रहे हैं कि सर बिहार में बाढ़ आ गया है। बिहार में तो बाढ़ बड़ा भयंकर आया है और हमारे जिले का तो कहना नहीं है। नालंदा जिले से हम लोग हैं भाई। नालंदा जिला में हमारे घर में तक पानी घुस गया है। बहुत बहुत मुश्किल स्थिति आ गया है। ठीक है ना? घर में सबका पानी है, घर में सबका पानी घुस गया है और समझ लीजिए कि एकदम पैर रखना बड़ा मुश्किल हो गया है घर में। तो ऐसा स्थिति आ गया है पूरे बिहार में। तो पूरे पूरे बिहार में तो नहीं आया है, नालंदा में खास करके थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। ठीक है ना? आइए, पिछली क्लास में हम लोग चाय के बारे में पढ़ लिए थे, कॉफी के बारे में पढ़ लिए थे, गन्ना के बारे में भी पढ़ा दिए थे। ठीक है ना? आज हम लोग अखाद्य फसल के बारे में पढ़ेंगे। अखाद्य फसल कहने का मतलब कि जो खाया ना जाए। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम एक दो अखाद्य फसल का भी नाम बता सकते हैं? मतलब वैसा फसल जिसका खेती तो होता है लेकिन उसको खाया नहीं जाता है। जैसे चावल का खेती किए तो खाया जाता है, गेहूं का खेती हुआ तो खाया जाता है, और भी जैसे गन्ना का हो गया, चाय कॉफी का तो पिया जाता है। तो लेकिन कौन सा ऐसा फसल है जिसको खाया ही नहीं जाता है? क्या बता सकते हैं आप लोग? बताओ बाबू, जल्दी से बताइए। क्या आप लोग बता सकते हैं? वो सर, हाँ? ठीक है बाबू। कपास, कपास का खेती बहुत बढ़िया। जूट का खेती बहुत बढ़िया। कपास का खेती हो गया, जूट का हो गया, और किस चीज का? रबर का भी खेती होता है। बहुत बढ़िया, रबर का भी खेती होता है। हाँ बाबू, एकदम सही बात है। तो कपास हो गया, जूट हो गया, रबर हो गया। ठीक है ना? इन सबों का खेती ना बहुत ही बड़े पैमाने पे किया जाता है। क्लियर? आइए प्यारे बच्चों, हम लोग ना एकदम अच्छे तरीके से, एकदम शानदार तरीके से आज हम लोग इन्हीं सब फसलों के बारे में पढ़ेंगे जो खाया नहीं जाता है, यानी कि जो अखाद्य फसल है। अखाद्य मतलब जो खाया नहीं जाए। ठीक है ना? उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? टारगेट बोर्ड का न्यू स्टूडियो सर दिखाइए बाबू। न्यू स्टूडियो अभी बन रहा है। ठीक है ना? अभी 2-3 दिन का और समय लगेगा। कल तो संडे था भाई साहब। कल मतलब स्टूडियो में ना बड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी स्टूडियो का संख्या जो है वो ज्यादा नहीं था। अभी तक तो सिर्फ 5 ही था, लेकिन स्टूडियो से प्रॉपर क्लास नहीं चलता था। देखते होंगे आप लोग कभी कभी कि शाम वाला क्लास में कभी कभी हमको 8:30 बजे वाला क्लास मिस करना पड़ता था। वो स्टूडियो की कमी के कारण दिक्कत होता था। कभी कभी देखते होंगे कि हमारी जगह पे इरशाद सर क्लास लेते थे अपना उर्दू का, तो वहां पर भी दिक्कत होता था। तो लेकिन अब दिक्कत नहीं होगा। कल पूरे दिन सुबह से लेकर के रात में लगभग 12 बजे, नहीं 11:30 बजे तक, सुबह से लेकर के शाम तक बाकी लोगों के साथ जो स्टूडियो लगा रहे थे उनके साथ हम भी व्यस्त रहे। हम भाई एकदम कल ठान लिए थे कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस संडे हमारा गड़बड़ा गया, इस संडे को हम क्लास नहीं ले पाए, कुछ एक्स्ट्रा क्लास, लेकिन अगले संडे से हम छोड़ेंगे नहीं एक भी एक्स्ट्रा क्लास, एक भी क्लास नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत जल्द अपना नया स्टूडियो तैयार होगा जहां पे फिर एकदम स्मूथली क्लास चलना शुरू हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए आप सभी लोग ना जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम लोग रबर के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? हम लोग ना सबसे पहले रबर के बारे में पढ़ेंगे। अखाद्य फसल में सबसे पहले हम लोग रबर के बारे में पढ़ेंगे। रबर, आप लोग रबर तो देखे होंगे। रबर का उपयोग किसी चीज को बांधने में करते हैं। रबर का उपयोग बचपन में जब हम लोग पेंसिल से लिखते थे तो उस लिखे हुए चीज को मिटाने के लिए रबर का प्रयोग करते थे। करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। प्यारे बच्चों, रबर एक प्रकार का फसल है, ऐसा नहीं है कि कोई केमिकल से तैयार हो जाता है। रबर जो है एक प्रकार का क्या है? फसल है। ठीक है ना? और इसकी बागवानी कृषि, ध्यान रखिएगा, रबर मतलब कि भारत में रबर की खेती जो है वह 1880 ईस्वी में ट्रावरकोर और मारावार में प्रारंभ हुआ, पर व्यावसायिक उत्पादन 1902 ईस्वी में ही आरंभ हुआ। यानी कि रबर का जो खेती है वह भारत में 1880 से ही शुरू हो गया। रबर का खेती भारत में 1880 से ही शुरू हो गया, लेकिन 1902 ईस्वी में इसका व्यापारिक कृषि प्रारंभ हुआ। यानी कि खेती तो लोग करना शुरू कर दिए थे 1880 से, लेकिन ऐसे ही कर रहे थे, मतलब व्यापार के पर्पस से ज्यादा नहीं कर रहे थे। लेकिन व्यापार पर्पस से, व्यावसायिक जो पर्पस होता है कि बिजनेस करने के लिए रबर का खेती कर रहे हैं, तो वो पर्पस से 1902 ईस्वी से रबर का खेती शुरू हुआ। ठीक है ना?
रबर जो है वो भूमध्य रेखीय जलवायु की फसल है और इसके उत्पादन के लिए अधिक तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। यानी कि रबर के उत्पादन के लिए तापमान भी अधिक चाहिए और आर्द्रता भी अधिक चाहिए। बात करते हैं कहां कहां में पाया जाता है, कहां कहां में इसका खेती होता है, तो याद रखिएगा केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय, ये सब जगह पर ना ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा रबर का फसल। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो रबर जो है एक प्रकार का ऐसा फसल है जो खेतों में उपजाया जाता है। ठीक है ना, बचपन में जब हम लोग भी नहीं पढ़े थे तो हम लोग को भी यही पता था कि अरे रबर रबर तो कोई केमिकल से बन जाता होगा जिसे हम लोग ये जो पेंसिल से लिखते हैं वो मिटाते हैं। ठीक है ना, लेकिन रबर जो है उसका खेती होता है। ठीक है बाबू, रबर का क्या होता है, खेती होता है। क्लियर, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब ये तो रबर के बारे में हो गया। रबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों रेशेदार फसल, जिसमें पहला आता है कपास, ये सब रेशम, ये सब। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में अगर रेशेदार फसल की बात की जाए, एक तो हो गया रबर जो कि रेशेदार फसल नहीं है, अखाद्य फसल है जिसको खाया नहीं जाता है। लेकिन अगर रेशेदार फसल की बात की जाए तो भारत में 4 प्रकार के रेशेदार फसल है। एक कपास, जूट, सन और फिर रेशम। ये 4 प्रकार के भारत में क्या होते हैं, रेशेदार फसल होते हैं। मुख्य जो फसल है रेशेदार फसल भारत का। अब ध्यान रखिएगा कि कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम, भारत के ये सब जो 4 प्रमुख रेशेदार फसल है, इसमें से प्राकृतिक रेशम रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त किया जाता है। रेशम का कपड़ा आप लोग देखे होंगे, रेशम कहां से मिलता है? ओरिजिनल जो रेशम होता है वह रेशम कहां से मिलता है पता है? ओरिजिनल रेशम जो होता है ना, वह रेशम मिलता है रेशम के कीड़े से। ये सब जो देख रहे हैं ना, यही है रेशम का कीड़ा। यह शहतूत की पत्तियों को खाता है, खा करके बड़ा होता है और फिर रेशम बनाता है। ठीक है ना, जैसे मधुमक्खी कैसे है कि फूल पर बैठती है, फूल पर बैठ करके फूल वाला जो रस है उसको चूसती है और फिर वो मध देती है। ठीक है ना, उसी प्रकार से रेशम है, शहतूत की पत्तियों पर बैठेंगी और शहतूत की पत्तियों को खा करके उसके बाद रेशम का धागा बनाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रेशम का धागा कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि रेशम का पत्तियों को धागा बनाने के लिए रेशम के कीड़े क्या खाते हैं, तो बताइएगा शहतूत के पत्ती को खाते हैं। क्या खाते हैं बाबू? शहतूत के पत्ती को खाते हैं। क्या खाते हैं? शहतूत के पत्ती को खाते हैं। क्लियर, याद रहेगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, शहतूत के पत्ती को। आगे आते हैं कपास के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से पढ़ेंगे कि भारत को कपास का मूल स्थान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कपास का शुरुआत भारत से हुआ था। ठीक है ना, और कपास सूती कपड़ा बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सूती कपड़ा, आप लोग बाजार जाते हो तो कहते हैं ना कि कॉटन वाला दिखाइएगा, कहते हैं ना, तो कॉटन मतलब क्या होता है? सूती। यानी सूती कपड़ा के लिए सूती कपड़ा बनाने में मुख्य रूप से कपास का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, सूती कपड़ा बनाने में मुख्य रूप से कपास का इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक हुआ? सूती कपड़ा बनाने में कपास का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आप लोग को याद रहेगा। बिल्कुल बढ़िया। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए हम ये कच्चा माल के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए परीक्षा में कि सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो क्या जवाब बताइएगा? सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कच्चा माल, तो अगर ये पूछा जाए तो बताइएगा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है कपास। ठीक है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा। यह उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय पौधा है। उपोष्ण मतलब कि जहां उष्ण भी है और शीतोष्ण भी है, यानी जहां गर्मी भी है जहां ठंडा भी है, उसको उपोष्ण कहते हैं। उष्ण और शीतोष्ण दोनों को मिलने से बना है उपोष्ण। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय मतलब जहां पर गर्म ठंडा है या फिर जो उष्ण कटिबंधीय गर्म स्थान है वहां पर भी कपास का खेती होता है। और इसे 210 दिन पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। यानी कपास की खेती के लिए 210 दिन पाला रहित मौसम चाहिए। मतलब जो पाला रहित कहते हैं ना, वो ठंडे के मौसम में आता है। मतलब कुल मिलाकर के ये कि भाई ठंडा से पहले इसमें ये मत कहने का मतलब कि कपास का फसल है जो लग जाना चाहिए। तो 210 दिन पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। लावा निर्मित काली मिट्टी भारत में कपास उत्पादन में बहुत उपयुक्त है। काली मिट्टी, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है, आगे भी पूछेगा कि कपास की खेती कौन सी मिट्टी में उपयुक्त होती है। तो बाबू अगर आपसे पूछा जाए कि कपास की खेती किस मिट्टी में उपयुक्त होती है, तो क्या बताइएगा? काली मिट्टी में। ठीक है ना, हम आपको जब मिट्टी के बारे में पढ़ा रहे थे, मृदा संसाधन पढ़ा रहे थे, तो आप याद करिए वहां पर भी पढ़ाए थे कि काली मिट्टी में कपास का खेती सबसे बढ़िया होता है। बताए थे ना कि काली मिट्टी में कपास का खेती सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि यह अपने में अधिक समय तक नमी बनाए रखती है। बहुत तेज और चमकीली धूप कपास के पौधों को बढ़ने में सहायता देती है। यानी कि अगर चमकीला धूप है, ज्यादा तेज धूप है, तो वो कपास के फसल के लिए और बढ़िया है। पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं।
बोले ना कि इसको 210 दिन पाला रहित मौसम चाहिए, यानी कि अगर इसको 7-8 मतलब 7 महीने का समय मिल जाए ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुत अच्छे तरीके से फसल तैयार हो जाएगा। और खरीफ फसल है, कपास कैसा फसल है, खरीफ फसल है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा है कि कपास कौन सा फसल है, ऑप्शन में रहेगा रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू आपको बताना है कि कपास जो है वो कैसा फसल है, खरीफ फसल है। कहां कहां में कपास होता है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये सब कपास का मुख्य उत्पादक राज्य है, जहां पर कि कपास सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कपास सबसे ज्यादा कहां होता है, तो ये सब राज्य का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। कपास किस मिट्टी में होता है, तो काली मिट्टी का नाम याद रखिएगा। ठीक है बाबू, कपास लगभग कपास का फसल तैयार होने के लिए लगभग कितने दिन उसको पाला रहित मौसम चाहिए, तो याद रखिएगा 210 दिन, यानी कि लगभग 7 महीना। ठीक है ना, तो ये सब कपास के लिए है, इसको आप लोग हर हाल में याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर बाबू, याद क्या हो जाएगा याद। हाँ, काली मिट्टी, काली मृदा को ही रेगुर मृदा कहते हैं। हाँ भाई सस्मिका बिल्कुल सही है, काली मृदा को ही रेगुर मृदा कहते हैं। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अब तो ये हो गया कपास के बारे में। आप लोग जूट वाला बोड़ा देखे हैं, सूती वाला बोड़ा है, जूट वाला, जूट वाला। अरे हम लोग की तरफ जूट वाला बोड़ा, चाहे आप लोग की तरफ भी होता होगा, गर्मी के दिन में ना, ये सॉरी गर्मी के दिन में, ठंडा के दिन में बहुत तरह से उसका लोग यूज करते हैं। ये वाला बोड़ा आप लोग नहीं देखे हैं, ये वाला जो बोड़ा बनता है, ये वाला, ये मतलब इसी को ना बोलते हैं जूट का बोड़ा। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जूट से तैयार होता है। जूट का बोड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जूट से तैयार होता है। जूट एक प्रकार का फसल है जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो अब ये वाला जो देखते हैं ना कि ये सब जो धागा है, जूट वाला जो धागा है, पहले तो जूट का खेती होता है, फसल होता है, एकदम हरा भरा ऐसे फसल रहता है। जब ये फसल तैयार हो जाता है तो इस फसल को काट करके सुखाया जाता है, और सूखने के बाद पानी में इसको गाड़ करके रखा जाता है सड़ने के लिए। पानी में इसको सड़ने के लिए दिया जाता है। जब पानी में सड़ जाता है तो ऊपर वाला छाल को उखाड़ा जाता है, और उखाड़ करके इस प्रकार का धागा तैयार किया जाता है, और यही धागा जूट का धागा कहलाता है। तो पटवा, बिल्कुल आप लोग की तरफ कहीं कहीं पर अलग अलग बोलते होंगे, चाटी का बोड़ा इसको बोलते हैं, सोन का बोरा, अच्छा अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। हम लोग तो जूट का बोड़ा ही बोलते हैं, ओरिजिनल बोलते हैं जूट, ये जूट का बोड़ा, क्योंकि ये जो फसल है ना जिससे ये तैयार हुआ है बोड़ा, ये ना जूट का बोड़ा है, क्योंकि ओरिजिनल जो फसल है उसका नाम ही है जूट। ठीक है ना, भले आप लोग कुछ बोल लें, पटुआ बोल लें, या फिर सतरी बोल दें, सुतरी, सुतरी बोड़ा बोलते हैं, पटुआ बोल दें, सुतरी बोड़ा बोल दें, चाटी बोल दें, कुछ भी आप लोग बोल दें। ठीक है ना, सूती का बोड़ा बोलते हैं ना, लेकिन भाई साहब ये सूती का बोड़ा तो जरूर बोलते हैं, लेकिन ये है ओरिजिनली जूट का बोड़ा। किस चीज का बोड़ा है, जूट का बोड़ा। चट्टी है सर, चट्टी का है, अच्छा चट्टी का बोड़ा, जो भी बोलिए, चट्टी पट्टी। ये एक्चुअल में फसल जूट है। ठीक है ना, जूट के फसल से जूट का बोड़ा तैयार होता है, याद रखिएगा। क्या हम बोल रहे हैं, जूट के फसल से जूट का बोड़ा तैयार होता है, याद रहेगा। जूट के हाँ, ठीक है ना, हाँ ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, भारत, ये कपास के बाद जूट जो है वो भारत की दूसरी महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। इसके बारे में ना उत्तरी बिहार के लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे, इनका घर कटिहार होगा, पूर्णिया होगा, भागलपुर, खगड़िया, ये सब वो सब ना इसको अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि उधर साइड में ना बहुत होता है जूट। हम भाई उधर रहते थे तो देखे उधर कि मतलब सड़क पे लोग बिछा करके छोड़ देता है सूखने के लिए। ठीक है ना, और एकदम चमचम करता है, एकदम ऐसे ही, इसको चमकीला रेशा कहते हैं। ठीक है ना, सुनहरा रेशा भी कहते हैं, एकदम सोना के जैसा ये चमकता है। ठीक है ना, इसलिए इसको सुनहरा रेशा भी कहते हैं। सड़क पे लोग सूखने के लिए ना ऐसे ही बिछा के छोड़ देता था, और दूर से ही एकदम सोना के जैसा ये चमकता था। बहुत अच्छा, मतलब हम वहां गए तो देखे कि भाई किस तरीके से लोग जूट का फसल तैयार करते हैं। तब पता चला कि पहले तो खेत में उपजाते हैं, फिर उसको काटते हैं, फिर पानी में सड़ाते हैं, पानी में सड़ाने के बाद उसका जो छाल होता है उसको उखाड़ते हैं, और फिर जाकर के इस प्रकार का सूती का बोरा तैयार होता है। ठीक है ना, हाँ। तो कपास के बाद जूट भारत की दूसरी महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है, इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं। बाढ़ के मैदान में जब हर वर्ष नई उपजाऊ मिट्टी का निक्षेपण होता है तो उसमें जूट की फसल बहुत अच्छी होती है। इसकी अन्य आवश्यकताएं गर्म एवं आर्द्र जलवायु है, तथा रेशा तैयार होने के बाद इसे सड़ाने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। अभी बताए थे ना कि पहले तो जूट की फसल तैयार करना होगा, उसके बाद इसको सड़ाने के लिए पर्याप्त पानी चाहिए, एकदम पानी में डुबा करके इसको रखा जाता है ताकि बढ़िया से सड़े। जितना सड़ेगा उतना ही बढ़िया रेशा होगा, जितना सड़ेगा ये पानी में उतना ही बढ़िया रेशा होगा। तो भाई इसको सड़ाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। नदी का जल प्रवाह इसकी खेती के लिए उपयुक्त दशा प्रदान करता है, यानी कि जहां नदी है तो नदी का जो जल प्रवाह है ना वो इसकी खेती के लिए उपयुक्त दशा है। तो नदी जहां पर है वहां पर बहुत बढ़िया जूट का फसल होता है। पारंपरिक रूप से ये जो जूट है ना, इससे रस्सी बनाया जाता है और चट बनाया जाता है, जिसको चाट बोलते हैं। आप लोगों से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि अभी सर ये किस चीज का बोला है, तो क्या बोले थे, एक तो जूट तो हम बता रहे थे, आप लोग बता रहे थे ये
और एक बच्चे कुछ इसका नाम बताए थे, खटिया का रस्सी बनता है सर इससे, हाँ खटिया का रस्सी भी बनता है। चलिए छोड़िए, इस मतलब कि रस्सी हो गया, चट हो गया, बोड़ा इत्यादि सब तैयार किया जाता है। इसके पैकिंग में उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग ना पैकिंग में भी किया जाता है। घर में आलू का बोरा आता होगा, आलू तो देखते होंगे इसी प्रकार के बोरे में आता है, बहुत तरह का उपयोग होता है। सूत्री, देखिए अभी एक बच्चे बोले थे सूती का बोरा नहीं, सूती का बोरा बताए थे, चट्टी का बोरा, चट्टी बोले थे, चट्टी, ठीक है ना। आइए, अब इससे वस्त्र एवं आकर्षक दस्तकारी की चीजें भी बनाई जा रही है, जिसकी देश विदेश में काफी मांग है। यानी कि पहले तो सिर्फ इससे बोरा बनता था, ठीक है ना। ठंडे के दिन में हम लोग भैंस गाय को उड़ाने के लिए भी इससे चादर बना देते थे, तो चार को बोरा के एक साथ जोड़ करके ना भैंस को उड़ाने के लिए, कि ताकि ठंडा से उसको बचा सके। लेकिन आजकल इसका उपयोग मानव भी अपने वस्त्र के रूप में कर रहा है। मॉल में जाइएगा तो इस प्रकार का बोरा का रहेगा, सबसे महंगा रहेगा, ठीक है ना। हम तो एक मॉल में गए थे कपड़ा खरीदने के लिए, तो वहां गए तो देखे कि एकदम ऐसे बोरा का ना एक कपड़ा बिक रहा है, जैसे होता है ना कि जैकेट टाइप का, तो ऐसे ही बोरा का ना जैकेट टाइप का मिल रहा है। हम तो शुरुआत में देखे तो हंसे, ठीक है ना, ये सूती, ये जो सूती का बोरा है, जूट का बोरा है, ये तो जूट के जैकेट मिल रहा है जी। भाई उसका दाम सुनकर देखे 6,000 से ऊपर उसका कीमत था, 6,000 से ऊपर उसका कीमत था, सोच करके देखिए, ठीक है ना। कि मतलब वैसा चीज जिसको हम लोग गाय भैंस को उड़ाते हैं, मॉल में वो चीज मिल रहा है 6,000 का, बताइए, ठीक है ना। तो 5,000 में मिलता है आप लोग की तरफ, अच्छा 6,000 में। भाई हमको बताओ, फैशन के इस दौर में लोग क्या क्या कर रहे हैं, फट्टल जींस महंगा खरीदते हैं। जींस बाजार से जाएंगे ना तो जो बढ़िया जींस है वो कम सस्ता देगा, और जो फटल का है, जो फटल का जींस वाला रहता है वो थोड़ा महंगा देता है, ठीक है ना। पता नहीं, अब भाई देख लीजिए यही वाला इसका कपड़ा बना करके बेच रहा है, कौन पहनेगा? हमको तो फ्री में भी दे देगा कि लीजिए पहन लीजिए, लोग हमको मूर्खे कहेगा, लोग देखेगा जो एक धक्का पहले तो हंसेगा कस करके, ठीक है ना। फ्री के भी देगा जो कोई नहीं पहनेगा लोग। आप देखिए बच्चे कह रहे हैं, रूही प्रवीण बोल रही है हमारी तरफ सर फ्री में मिलता है, फ्री में मिलता है, कोई फ्री का पहनेगा इसको? नहीं पहनेगा। लेकिन देखते हैं कि मॉल में अभी हम अगर सर्च करें तो मिल जाएगा, अभी अगर हम ऑनलाइन सर्च करें तो मिल जाएगा, देखते हैं ऑनलाइन सर्च करने में आता है कि नहीं। जूट का कपड़ा, जूट का कपड़ा तो बहुत सारा मिलता है, तब मिल जाएगा, ऑनलाइन सर्च करिएगा ना कुछ तो आ ही जाएगा ना, ठीक है। बताओ, इसमें आलू रखा जाता है, आलू लोग इसमें लाते हैं और इसको लोग खरीद रहा है। चलिए, तो ये हो गया जूट, जो कि एक प्रकार का सुनहरा रेशा। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए सुनहरा रेशा किसे कहते हैं तो क्या जवाब बताइएगा? अगर पूछा जाए कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं तो क्या जवाब बताइएगा? जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं, ठीक है ना। सुनहरा रेशा किसको बोलते हैं? जूट को बोलते हैं, ये आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, जूट को बोलते हैं सुनहरा रेशा, ठीक है ना बाबू, अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। तो कपास हो गया, जूट हो गया, इन सब के बारे में हम आप लोगों को बता दिए। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि हम देख लेते हैं, अब ज्यादा तो टॉपिक बचा नहीं है, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन आंसर ही बच गया है जिसको कि हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक टॉपिक पढ़ना है ऑपरेशन फ्लड, जिसको श्वेत क्रांति कहते हैं। दूध का उत्पादन, प्यारे बच्चों क्या पढ़ना है? दूध का उत्पादन। दूध का उत्पादन भारत में ना होता तो जरूर है, लेकिन अच्छी नस्लों के साथ नहीं होता है। यहाँ पर अच्छी नस्ल के जानवर लोग कम ही रखते हैं, कम दूध करने वाले जानवर लोग रखते हैं। तो दूध क्रांति या फिर इसी को दूध क्रांति को ही श्वेत क्रांति बोलते हैं। और श्वेत क्रांति हो जो ऑपरेशन फ्लड है, यानी कि ऑपरेशन फ्लड बोला जाए तो समझिएगा दूध का चर्चा हो रहा है। अगर ऑपरेशन फ्लड बोला जाए तो समझिएगा कि जूट का चर्चा हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर श्वेत क्रांति के बारे में बात किया जाए तो समझिएगा ऑपरेशन फ्लड या दूध। तो दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है, जिससे कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके, भारत में ना दूध की कमी को दूर किया जा सके। ऐसे भी आपको बता दें कि दुनिया में शायद पहला या दूसरा नंबर पर आता है भारत दूध के उत्पादन के मामले में, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, दूध चूंकि श्वेत कलर का होता है, सफेद रंग का होता है, इसलिए इसको श्वेत क्रांति भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक किनको कहा जाता है? कुरियन को कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किनको कहते हैं? कुरियन को कहते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है बाबू। तो श्वेत क्रांति मतलब दूध। आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा हुआ है? तो क्या जवाब बताइएगा? अगर पूछा जाए परीक्षा में ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा हुआ है तो क्या जवाब बताना बाबू, जल्दी से। ऑपरेशन फ्लड दूध से जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आपसे सवाल यह भी बनेगा, कृषि के बारे में तो पढ़ लिए, लेकिन बताइए कि भारत में जो खेती होता है तो निम्न उत्पादकता क्यों होता है? मतलब लोग खेती तो करते हैं लेकिन उत्पादन बहुत कम होता है। जैसे एक कट्ठा में एक मन बोले तो 40 किलो के आसपास गेहूं लोग उपजाते हैं, वही आप विदेशों में जाइए तो ज्यादा उपजाएंगे। क्यों? आखिर भारत में ऐसा क्यों होता है कि कृषि में निम्न उत्पादकता है? बताओ बाबू जल्दी से, कृषि में निम्न उत्पादकता क्यों है?
भारत में खेती तो लोग करते हैं लेकिन उत्पादन कम होता है, ऐसा क्यों? बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। वही कारण के बारे में पूछा जाता है परीक्षा में कि भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के कारण को बताइए। तो निम्न उत्पादकता का कारण क्या क्या है? तो भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के प्रमुख कारण है, जैसे जनसंख्या में वृद्धि सबसे पहला कारण। कृषि पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ते जा रहा है, खेत सीमित है, जनसंख्या बढ़ रहा है, खेत का आकार छोटा हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला कारण है जनसंख्या की वृद्धि। दूसरा है भूमि का विखंडन, मतलब भूमि का बंटवारा हो रहा है। क्या हो रहा है? भूमि का बंटवारा हो रहा है, यानी कि जो भूमि पहले बड़ा था अब वही भूमि क्या हो गया है? छोटा हो गया है। जो भूमि बड़ा था वो भूमि अब धीरे धीरे छोटा हो गया है। जैसे सोचो ना कि भाई के बीच में बंटवारा हो गया तो भूमि का आकार छोटा छोटा हो गया, इस तरीके से हो रहा है। तो भूमि का आकार क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन छोटा ही तो होते जा रहा है ना। तो जैसे जैसे भूमि का आकार छोटा होगा उत्पादकता तो कमते जाएगा। एक बड़ा खेत में जो फसल होगा और एक छोटा खेत में जो फसल होगा बराबर तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो भूमि का उत्पादकता छोटे होते जा रहा है। लोग यहाँ पर उत्तम बीज का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग के घर में तो पहले ऐसा होता था कि इस वर्ष जो अनाज हुआ उसमें से कुछ अनाज को रख दीजिए, अगले वर्ष में उसको बीज के रूप में इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगले वर्ष में वही वाला अनाज जो है ना वो खेतों में छिटा जाएगा, उसी से फसल होगा। जबकि बाहर के लोग क्या करते हैं, या फिर अब जो लोग अच्छे तरीके से खेती करते हैं वो क्या करते हैं कि बीज को ना बीज भंडार से लाते हैं और नया बीज ला करके, अच्छी क्वालिटी का बीज ला करके उसको खेत में बोते हैं। जो घर वाला जो अनाज है उसी को खेत में नहीं बो देते हैं, लेकिन पहले ऐसा होता था। तो उत्तम बीज हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों, उत्तम सिंचाई का व्यवस्था नहीं है। भारत का कई ऐसा जगह है जहां पे कि सिंचाई का व्यवस्था बढ़िया नहीं है, नहर नहीं है, बिजली का व्यवस्था नहीं है कि ताकि लोग मोटर भी चला करके खेती कर सके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो उत्तम सिंचाई हो गया, उत्तम बीज का कमी हो गया, भूमि का विखंडन हो गया, जनसंख्या में वृद्धि, उत्तम उर्वरक की व्यवस्था नहीं है, मानसून का धोखा देना। सबसे बड़ा चीज तो यही है कि भारत के लोग ना मानसून पे भरोसा रखते हैं। अब देख लीजिए मानसून कितना बड़ा धोखा दे रहा है। एक तो प्रत्येक वर्ष कभी देखने के लिए मिलता है कि पानी नहीं पड़ रहा है, पानी पड़ रहा है तो फिर कभी देखने के लिए मिलता है कि लीजिए भाई बाढ़ आ गया तो फसल उसमें भी बर्बाद। तो मानसून पर हम लोग का भरोसा है। हम लोगों का जो खेती है ना वो मानसून पर निर्भर है। बारिश होगा तो मतलब फसल होगा, बारिश नहीं होगा तो फसल नहीं होगा, ठीक है ना। तो मानसून का धोखा देना, पूंजी का अभाव। अब भारतीय किसानों के पास पूंजी भी बहुत कम है। एक तो दूसरे के ट्रैक्टर, मतलब भाड़ा पे ट्रैक्टर से खेती जोतवाते हैं। जो खेती जो लोग जोतते हैं तो सबके पास अपना ट्रैक्टर थोड़ी ना है, भाड़ा पे ट्रैक्टर लेते हैं। अब भाड़ा वाला क्या करता है कि बढ़िया से खेत में नहीं जोतता है। दिक्कत तो सबसे बढ़िया ये है, ठीक है ना। दूसरा के ट्रैक्टर से जोतवाइएगा ना, बढ़िया जोतवे नहीं करेगा। अपन में जाएगा तो खूब एकदम जोतेगा, खूब एकदम बढ़िया से एकदम मुकट पकड़ देगा मिट्टी को। लेकिन दूसरा के खेत में जाएगा ना तो एकदम उठेले रहेगा। जो ट्रैक्टर में होता है ना हल उठाने वाला, वही वाला उठेले रहता है, बढ़िया से नीचे मिट्टी नहीं जोतता है। तो भाई मिट्टी अगर बढ़िया से नहीं जोताई होगा तो फिर कैसे उसमें बढ़िया फसल होगा। तो सबसे बड़ा चीज ये है कि भारत के लोगों के पास पूंजी
का अभाव है, खुद का ट्रैक्टर सब लोग रख नहीं सकते हैं, जिनके पास ट्रैक्टर है वो भाड़े पे जोतते हैं, भाड़े पे जोतते हैं तो अच्छा नहीं जोतते हैं, ये आप लोग की तरफ भी होता होगा, ठीक है ना। तो पूंजी का अभाव है, सालों भर काम का अभाव है, लोग खेती को ना छुपी हुई बेरोजगारी समझते हैं, तो इसलिए खेती में ज्यादा समय देना नहीं चाहते हैं, उससे अच्छा चाहते हैं कि भाई बाहर में जाकर के कमाया जाए, ठीक है। बड़ा एक कारण यह भी है कि कृषि उत्पादों का उचित मूल्य न मिलना, एक बड़ा कारण यह भी है कि लोग खेती करते हैं, मेहनत से अनाज उपजाते हैं, लेकिन जब अनाज उपज जाता है तो उस फसल का दाम कम हो जाता है। सोचिए कि भाई खूब मेहनत की है, खूब अनाज उपजाया तो उसका दाम में कम गया, तो लोग जो मतलब किसान लोग को लगता है कि भाई क्या रखा है खेती में, अगर ज्यादा फायदा होता तो ठीक था, लेकिन जिस दिन ज्यादा फायदा होने का उम्मीद होता है दाम कम जाता है। तो यह एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग खेती नहीं करना चाह रहे हैं, और आधुनिक कृषि तकनीक का उपयोग भी बड़ा सीमित कर रहे हैं, आधुनिक कृषि तकनीक का उपयोग करते नहीं है, पुरानी कृषि पद्धति के जरिए ही खेती करते आ रहे हैं जो आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे कि भारत में कृषि उत्पादकता एकदम निम्न है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे भारत में कृषि उत्पादकता एकदम निम्न है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिलता है सर, हाँ बिल्कुल नहीं मिलता है। कृषि उत्पाद जैसे कहने का मतलब जो खेती होता है, अनाज हो गया, चावल गेहूं दाल मकई, ये सब जो हो गया, उस सबका उचित मतलब मूल्य कहाँ मिलता है बताइए, ठीक है। सर पिंपल क्यों होते हैं, ये पिंपल हो जाता है कभी कभी किसी को, हमारा भी एक टाइम में बहुत हुआ था, ठीक है ना, बहुत हुआ था। तो पिंपल कभी कभी ना हो जाता है, बड़ा दिक्कत देता है, चेहरा का पूरा लुक खराब कर देता है, ठीक है, और खास करके 14-15 साल की उम्र में बच्चों को ना हो ही जाता है, और वो बहुत परेशान करेगा, ठीक है, हमको भी बहुत परेशान किया था भाई। मतलब जो पीएमसीएच का डॉक्टर है, स्किन रोग विशेषज्ञ है, जो मतलब जो सिर्फ और सिर्फ स्किन का ही डॉक्टर है, उसके पास दिखाए 2,000 का दवाई देता था लोग, लेकिन नहीं ठीक हुआ। अंत में ठीक कैसे हुआ, 160 रुपया के क्रीम से, जो कि अब महंगा हो गया होगा शायद, तो उससे बताइए ठीक हो गया, ठीक है ना। एक ऐसे ही कोई डॉक्टर थे हमारे परिवार में ही, वो बता दिया कि विटामिन सी का दवाई खाओ, ये सब खाओ, और मतलब ठीक हो गया, क्लियर हो गया सब। चलिए, क्लियर, यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। हाँ, लेकिन पिंपल होगा ना, अगर आप लोग को भी पिंपल हो तो एक बात ध्यान रखिएगा, कोई कोई मुल्तानी मिट्टी सब काम नहीं करेगा, उसको फोड़िएगा मत। ऐसे होता है ना, कुछ लोग पिंपल होता है ना तो लोग उसको दबा दबा करके ना फोड़ते रहते हैं, तो वैसे मत करिएगा, उससे क्या होगा ना कि आपका दाग रह जाएगा, गड्ढा रह जाएगा आपके चेहरे पे। चलिए, तो आगे बढ़ा जाए अब। आइए प्यारे बच्चों, अच्छा अभी तक आप लोगों को ये व्यापारिक कृषि और जीवन निर्वाहक कृषि में तो अंतर समझ में आ गया होगा कि व्यापारिक कृषि व्यापार के लिए होता है, और जीवन निर्वाहक कृषि बस जीवन निर्वाह करने के लिए, भोजन के लिए, खाने पीने के लिए होता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में क्या अंतर है, क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में क्या अंतर है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में अंतर बताइए। तो प्यारे बच्चों, व्यापारिक कृषि यानी जो व्यापार के लिए होता है, निर्वाहक कृषि जो जीवन निर्वाह के लिए होता है, ये दोनों में अंतर पूछ रहा है। अच्छा एक बात और बता देते हैं, आज शाम में हम बायोलॉजी स्टार्ट कर दें या फिर अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा हुआ है ना केमिस्ट्री का करवाना, तो आज केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं, और कल जो है आप लोगों का हम बायोलॉजी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, कल से बायोलॉजी। तो प्यारे बच्चों, व्यापारिक कृषि के बारे में बात करें तो वैसा कृषि जिसका उत्पादन व्यापार के दृष्टिकोण से किया जाता है उसको व्यापारिक कृषि कहते हैं, जिसका उत्पादन व्यापार के लिए किया जाए। जैसे अभी आपको बताया था ना कि बहुत सारे फसल होते हैं जिसका उत्पादन व्यापार के लिए होता है, जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, ये सब का खेती व्यापार के लिए किया जाता है, गन्ना हो गया तो इसका खेती व्यापार के लिए किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे फसल हैं जिसका खेती व्यापार के लिए किया जाता है, और जिसका खेती व्यापार के लिए किया जाता है उसको व्यापारिक कृषि कहते हैं। जैसे चाय कॉफी रबर, इसमें किसान नए नए तकनीक का प्रयोग करके और फसल का उत्पादन करते हैं। लेकिन जीवन निर्वाह कृषि क्या है भाई, जीवन निर्वाह करने के लिए जो खेती किया जाए, जैसे कहने का मतलब हो गया कि वैसा कृषि जो जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है निर्वाह कृषि कहलाता है। इसमें पूंजी का अभाव और किसानों की स्थिति दयनीय होता है, जैसे गेहूं धान मक्का, यानी कि जैसे हम लोग की तरफ होता है गेहूं हो गया, धान हो गया, मकई हो गया, उसी को हम लोग साल भर खाते हैं, तो वो हो गया जीवन निर्वाह कृषि, मतलब जीवन जीने के लिए जो हम लोग खेती कर रहे हैं, जीवन निर्वाह करने के लिए जो खेती कर रहे हैं उसको जीवन निर्वाह कृषि। लेकिन जो खेती हम लोग व्यापार के लिए कर रहे हैं उसको व्यापारिक कृषि कहते हैं, ठीक है। चलिए, स्थानांतरित कृषि तो
बता दिए थे हम आप लोगों को, याद करिए। स्थानांतरित कृषि बताए थे ना, जिसको झूम खेती कहते हैं। एक जगह पे जंगल को साफ किए, जंगल में आग लगाए, वहां पे खेती किए, जब मिट्टी का उर्वरा शक्ति खत्म हो गया तो फिर वहां से हम लोग कहीं दूसरी जगह चले गए। हम लोग नहीं, मतलब जो लोग झूम खेती करते हैं, तो वो हो गया स्थानांतरित कृषि। तो झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्थानांतरित कृषि से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा इसे झूम कृषि या काटो या जलाओ कृषि के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पेड़ पौधे और झाड़ियों को काट करके आग लगा दी जाती है और उस स्थान पर खेती किया जाता है, जिसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मेघालय, नागालैंड में किया जाता है। जैसे एक जगह पे जंगल है, जंगल में आग लगा करके जंगल को साफ कर दिए, जंगल को काट करके जंगल को साफ कर दिए, और फिर उस जमीन, मतलब उस जमीन पर खेती करने लगे। जब तक मिट्टी उर्वरा शक्ति, मतलब मिट्टी में उपजाऊ का गुण है, मिट्टी उर्वरा शक्ति है, तब तक उसमें खेती की। जैसे ही देखे कि अब मिट्टी उपजाऊ नहीं रहा, तो वहां फिर दूसरी जगह लोग चले जाते हैं खेती करने के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया स्थानांतरित कृषि। रोपण कृषि हम आपको बता ही दिए थे कि व्यापारिक कृषि को ही रोपण कृषि कहते हैं। तो यह एक प्रकार का व्यापारिक कृषि होता है, जिसे बागानी कृषि भी कहा जाता है। इसमें जो कुशल श्रमिक है, उसके द्वारा बृहद पैमाने पर फसल का उत्पादन किया जाता है, जैसे चाय, कहवा, गन्ना, कॉफी, केला इत्यादि। तो ध्यान रखिएगा स्थानांतरित कृषि और रोपण कृषि में अंतर, ठीक है ना, अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। तो स्थानांतरित कृषि मतलब जो अलग अलग जगह पे जगह बदल बदल करके कुछ दिनों के लिए जो खेती किया जाए, जैसे है ना कि आज जंगल यहाँ है तो उसको साफ करके यहाँ खेती कर लिए, कल कहीं और वो आदमी खेती करेगा, तो उसको झूम कृषि कहेंगे। और रोपण कृषि मतलब व्यापारिक कृषि, जो बृहद पैमाने पर व्यापार के दृष्टिकोण से किया जाता है, उसको रोपण कृषि कहते हैं, उसको बागानी कृषि भी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे चाय का उपयोग कर रहे हैं, ये चाय का उत्पादन कर रहे हैं, तो चाय का उत्पादन खाने पीने के लिए थोड़ी होता है, जीवन निर्वाह के लिए थोड़ी होता है, व्यापार के लिए होता है। कॉफी, गन्ना, ये सब का उपयोग व्यापार के लिए होता है। तो जिसका उपयोग व्यापार के लिए हो उसको व्यापारिक कृषि, और व्यापारिक कृषि को ही हम लोग रोपण कृषि भी कहते हैं, ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, भारतीय कृषि में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है। भारतीय कृषि में अगर सुधार लाना है तो किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है। तो लिखेंगे कि भारतीय कृषि में निम्नलिखित उपाय करके सुधार लाया जा सकता है। पहला, सरकार को किसानों के लिए उत्तम बीज, उत्तम उर्वरक एवं अच्छे सिंचाई का प्रबंध करना चाहिए। सबसे पहले तो सरकार को चाहिए कि भाई जनता के लिए उत्तम बीज, उत्तम उर्वरक और उत्तम खाद का प्रयोग करें, बढ़िया से सिंचाई का व्यवस्था करें। जब तक सरकार ये सब व्यवस्था करके नहीं देगी, यहाँ के किसान कुछ नहीं कर पाएंगे। होता भी है, सरकार देती भी है कभी कभी, भाई ब्लॉक स्तर पे ना बीज वगैरह मिलता है, लेकिन हमारे तरफ क्या देखने के लिए मिलता है कि जो बढ़िया क्वालिटी का बीज है उसको ब्लॉके वाला कर्मचारी सब बेच दिया, और जो थोड़ा घटिया क्वालिटी का बीज है उसको रख लिया कि किसानों में बांट देंगे। तो ये सब सबसे बड़ा एक समस्या होता है, ठीक है ना। ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को सस्ते ब्याज दर पर लोन देना चाहिए। अब किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए भाई सस्ता लोन दीजिए, ताकि जो गरीब किसान हैं, जिनके पास कम पूंजी है, वो भी ट्रैक्टर खरीद सकें, और अपना ट्रैक्टर रखेंगे तो अच्छा पैदावार होगा। तो किसानों को चाहिए कि बहुत सस्ते दर पर ब्याज दीजिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करना चाहिए, जो कि लगभग मिलता भी है। कुल कृषि भूमि का लगभग 75% भूभाग पर खाद्यान्न फसल लगाया जाए। जैसे खाद्यान्न फसल मतलब जो खाने वाला फसल होता है, तो कम से कम ना 75% भूमि पर खाद्यान्न फसल लगाया जाए, ताकि दुनियादारी भी होते रहे और लोगों का पेट भी भरते रहे। और 25% पर आप खाद्य फसल लगा सकते हैं। टेलीविजन के माध्यम से लोगों को शिक्षित करना होगा और जागरूक करना होगा। भाई किसानों को अगर सिखाना है तो किसान तो कहीं ट्रेनिंग लेने जाएंगे नहीं, तो टेलीविजन पर यानी टीवी पर हो गया, इन सब जगहों पर ना बता करके लोगों को शिक्षित करना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने खेतों में पैदावार को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जब होगा तब भारत के लोग सुधार की स्थिति में आएंगे और अपना पैदावार बढ़ा सकेंगे। क्लियर बाबू, ध्यान दीजिएगा। और अब कृषि के बारे में तो सब कुछ हम लगभग बता दिए हैं, और सबसे लास्ट एक टॉपिक बच गया है, वो है पशुपालन। बाबू अब हम लोग ना पशुपालन के बारे में ही समझ लेते हैं, ठीक है। पशुपालन के बारे में ही अब समझ लेते हैं। तो पशुपालन क्या है? पशुओं को पालना पशुपालन कहलाता है। पशुओं को पालना ही क्या कहलाता है? पशुपालन, जो कि प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। जो कृषि करने वाले किसान होते हैं, जो खेती करने वाले किसान होते हैं, वही पशु को पाल लेते हैं, ठीक है ना। गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, घोड़ा हो गया, ये सब पशुओं को पालते हैं, ठीक है। और दूध बेचते हैं, मांस बेचते हैं, ठीक है ना। तो ये सब मनोरंजन हो गया। जैसे दूध बेच रहे हैं तो गाय भैंस का दूध बेच रहे हैं, बकरी पालन करते हैं तो लोग मांस के लिए भी करते हैं, ठीक है ना। और घोड़ा पालते हैं तो लोग अपना मनोरंजन के लिए करते हैं। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, पशुपालन होता है। पशुपालन मतलब पशुओं को पालना, बस ये ध्यान रखिएगा। पशुपालन मतलब पशुओं को पालना, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बाबू। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, पशुपालन शब्द की उत्पत्ति पशु एवं पालन से हुई है। अगर परीक्षा में आ जाए कि पशुपालन के बारे में बताइए, तो लिखिएगा कि पशुपालन शब्द की उत्पत्ति पशु एवं पालन से हुई है, जिसमें पशु का तात्पर्य उन आर्थिक महत्व वाले जानवरों से है जिसका उपयोग हम अपनी विभिन्न प्रकार की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे दूध, मांस, श्रम, मनोरंजन आदि के लिए उपयोग करते हैं। जबकि पालन शब्द का अर्थ खान पान, प्रजनन एवं देखभाल करने से लगाया जाता है। यानी कि जो पशु है बाबू, समझिएगा पहले ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं। जो पशु शब्द है उसका मतलब कि गाय भैंस ये सब जानवर
जानवर हो गया, और पालन कहने का मतलब होता है पालना, पशुओं को पालना, जैसे पशुओं के खान पान पर ध्यान देना कि भाई पशुओं को अच्छा खान पान मिले, प्रजनन पर, देखभाल पर, ये सब पर ध्यान देना। शाब्दिक अर्थों में पशुपालन का अर्थ है जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशुओं का वैज्ञानिक ढंग से खान पान, प्रजनन और देखभाल करना पशुपालन कहलाता है। यानी कि अगर पशुपालन का परिभाषा पूछे तो हम लोग बता सकते हैं कि पशुपालन का अर्थ है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशुओं को, यानी कि जो महत्वपूर्ण पशु है जिनसे हमें फायदा हो, वैसे पशुओं को वैज्ञानिक ढंग से खान पान, प्रजनन और देखभाल करना ही क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। तो पशुपालन का अर्थ होता है पशुओं को पालना। ठीक है बाबू, क्लियर? यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है? तो पशुपालन कहने का अर्थ हो गया पशुओं को पालना, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब एक चीज और जरा देख लीजिएगा। नहीं, अब तो चैप्टर 1 खत्म हो गया आपका। आपका चैप्टर जो है प्यारे बच्चों वो लगभग अब समाप्त हो गया। ठीक है ना? आपका चैप्टर जो है लगभग क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब आपको हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर के साथ जो भी क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन है, जैसे गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में अधिक क्यों होती है? क्योंकि भाई दक्षिणी भारत में उपयुक्त तो उसके लिए मौसम है। तो जो क्वेश्चन बैंक वाला है उसको भी हम लोग नोट्स के साथ अटैच करके आपको दे देंगे, ताकि और सब कुछ वही है। जैसे ये क्वेश्चन हो गया गन्ना, तो गन्ना के बारे में पढ़ा ही दिए हैं। ठीक है ना? कि भाई गन्ना के लिए जो उपयुक्त वातावरण, ये उपयुक्त जो मौसम चाहिए वो कहां पर मिलता है? दक्षिणी भारत में मिलता है, इसलिए दक्षिण भारत में गन्ने का फसल अधिक होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? तो कृषि का महत्व हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं। तो ये सब ना क्वेश्चन बैंक वाला है, जिसको भी हम साथ में दे रहे हैं। आप लोग इसको भी एक नजर अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है? और कल यानी अगली क्लास में जब हम आएंगे तो एक बार हम आप लोगों को ये क्वेश्चन भी करवा देंगे, इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से करवा देंगे, और इस क्वेश्चन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देंगे। ठीक है ना? या पहले ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे, उसके बाद इन सब क्वेश्चन पर भी समय बचने पर चर्चा हम कर देंगे। ऐसे हम आप लोगों को नोट्स के साथ भी ये हम भिजवा दे रहे हैं। ठीक है ना? अभी नोट्स के साथ आपको मिल जाएगा ये। ठीक है सर, रैबिट पाले हैं। अच्छा, खरगोश, ये मतलब खरगोश, एक खरगोश का है पाले हैं, उसको से क्या फायदा है? ठीक है ना? इसको बाबू हम भिजवा देते हैं, इसको अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। जितने भी लघु तरिया हैं, दीर्घ तरिया हैं, जो भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन हम भिजवा दे रहे हैं, उसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और फाइनली जो है वो आपका चैप्टर यहीं पर अब क्या हो जाता है? द एंड हो जाता है। यहीं पर आपका चैप्टर क्या हो गया? द एंड हो गया। यानी कृषि चैप्टर जो है वो आपका समाप्त हो गया। कृषि चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना था, खेती के बारे में, पशुपालन के बारे में। ठीक है? तो कृषि चैप्टर आपका खत्म, कृषि चैप्टर संपूर्ण खत्म हो गया। ठीक है बाबू? हाँ, कृषि चैप्टर एकदम खत्म है, संपूर्ण खत्म है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भूगोल का दूसरा नंबर चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। ठीक है? भूगोल का दूसरा नंबर चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। अब प्यारे बच्चों, जब हम लोग अगली क्लास में आएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव कल कर लेंगे। ठीक है ना? सब्जेक्टिव भी कल करा देंगे, बाकी सब चीजें जो है वो कल सब आपको हम करवा देंगे। ठीक है? तो कल आपके साथ मिलते हैं क्लास में, और इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करके इस चैप्टर को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। ठीक है ना? मिलते हैं प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग अच्छे तरीके से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रहिएगा। बाकी आज शाम में केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, केमिस्ट्री का तीसरा नंबर चैप्टर का टेस्ट आप एक तरीके से कर सकते हैं। तो आज शाम में टेस्ट होना है ऑब्जेक्टिव का, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाबू। अच्छे तरीके से आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।